इंटेस्टाइन्स का हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज का सेशन हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं बड़ी आंत के बारे में, जिसको कोलोन्स के नाम से जाना जाता है। जो बड़ी आंत का दूसरा नाम है, पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से लोग बड़ी आंत को केवल एक भंडारण अंग के रूप में सोचते हैं। छोटी आंत से अपचनीय पोषक तत्वों को गुदा तक ले जाने के लिए एक नली के रूप में होती है। फिर भी इस अंग के जीआई पथ में कई महत्वपूर्ण कारक काम हैं, जिनमें शामिल होता है पानी का एब्जॉर्प्शन। शरीर के तरल पदार्थों को संतुलन को बनाए रखने के लिए पानी का एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ विटामिन को एब्जॉर्ब करती है बड़ी आंत। फाइबर जैसे अपचित खाद्य सामग्री को प्रसंस्करण करती है। उन्मूलन से पहले कचरे का भंडारण खाद्य अवशोष को मल में परिवर्तित करती है, कन्वर्ट करती है गार्बेज में। बड़ी आंत सीकुम, जहां छोटी आंत से मिलती है गुदा शरीर से बाहर निकालता है, तक फैली हुई है, जिसमें 4 मुख्य क्षेत्र होते हैं, जिन्हें ऊपर आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे। उनके 4 पार्ट्स हैं: असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिगमेंट क्लोन। ये 4 पार्ट में बड़ी आंत को डिवाइड किया गया है। आर्ज इंटेस्टाइन्स को लेकिन सपने देखे, दुनिया से लड़ी। फ्रेंड्स, आरोही बृहदान्त्र, आरोही बड़ी आंत का पहला भाग है। यह पेट के निचले हिस्से पर सिकुम में एक थैली जैसी संरचना, इलियम, पेट से सबसे दूर छोटी आंत तक का हिस्से से शुरू होता है और पेट के क्षेत्र में चढ़ता है। डायफ्राम के नीचे अनुप्रस्थ लार्ज इंटेस्टाइन, अनुप्रस्थ दाएं से बाएं पेट में क्षैतिज रूप से चलता है। डिसेंडिंग कोलोन्स, अवरोही डिसेंडिंग कोलोन्स पेट के बाएं ओर से नीचे जाता है। पेट के शीर्ष पर डायफ्राम के नीचे से बाएं श्रेणी में उतरता है। ये आप देख भी पा रहे होंगे। दिस इज असेंडिंग क्लोन, अवरोही क्रम में ऊपर चढ़ते हुए, एंड डिसेंडिंग क्लोन्स ये डायफ्राम से नीचे आते हुए। सिग्माइड क्लोन्स, ये आप देख पा रहे होंगे। दिस इज अ सिग्माइड क्लोन्स, आप स्क्रीन पे। सिग्माइड कोलोन पेट के नीचे बाईं ओर स्थित कोलोन और रेक्टम के अंतिक भाग के बीच एस आकार के कनेक्शन को सिग्माइड कोलोन कहा जाता है। आंत के व्यास के कारण, चौड़ाई के कारण इस अंग को बड़ी आंत कहा जाता है। यह छोटी आंत की तुलना में बहुत चौड़ी होती है, लेकिन छोटी बहुत होती है। बड़ी आंत लगभग 6 फीट लंबी होती है, लेकिन छोटी आंत 21 फीट लंबी होती है। बड़ी आंत के अंतिम 6 इंच या इससे अधिक को मलाशय या गुदा नहर, एनस रेक्टम कहा जाता है। एक टोट्रियस कोलोन वह होता है जो सामान्य से अधिक लंबा होता है। इस लंबी ट्यूब के लिए पेट में फिट होने के लिए कोलोन अतिरिक्त मोड़ या मोड़ के साथ समाप्त हो जाता है। स्ट्रक्चरल, अब हम संरचना के बारे में बात करेंगे। कोलोन्स में ऊतक की 4 परतें होती हैं, जो पाचन तंत्र के अन्य क्षेत्रों के समान होती हैं, जिसमें शामिल है म्यूकोसा। यह अंतरम परत होती है जो साधारण स्तंभ उपकला ऊतक से बना है, जो इसे चिकना बनाता है। म्यूकोसा इसे लुब्रिकेट करने का काम करता, चिकना बनाता है। छोटी आंत की तुलना में इसमें विली, छोटी उंगली के उभार होते हैं, और कई ग्रंथियां बड़ी आंत के आंतरिक ल्यूमेन में बलगम का स्त्राव करती हैं, जो इसकी सतह को चिकनाई देता है। इसे एफ घर्षक खाद्य कणों से बचाता है। सब म्यूकोसा से घिरा हुआ होता है, जो ब्लड वेसल्स, नसों और कनेक्टिव टिश्यू की एक परत है, जो बड़ी आंत की अन्य परतों को समर्थन करती है। मस्कुलरेसिस, शुभ म्यूकोसा और मस्कुलरेसिस से घिरा होता है, जिसमें आंत की मांसपेशियों की कोशिकाओं को कई परतें होती हैं, जो पेरिस्टल्सिस के रूप में जाने वाली प्रक्रिया में बड़ी आंत के माध्यम से
अवशिष्ट उत्पाद को, गार्बेज को अनुबंधित स्टोरेज करने का काम करती है। सेरोसा सबसे बेहतर परत होती है जिसे सेरोसा के रूप में जाना जाता है। साधारण सेकम एपिथेलियम टिश्यूज की एक पतली परत होती है जो सेरोसा एक पानी जैसी तरल पदार्थ स्रावित करती है, जो बड़ी आंत की सतह को लुब्रिकेशन प्रदान करता है, जो इसे पेट के अन्य अंगों के साथ निचले धड़ की मांसपेशियों और हड्डियों के संपर्क में आने के कारण डैमेज होने से, कोई इंजरी होने से बचाता है। और बड़ी आंत के जो फंक्शंस हैं फ्रेंड्स, पचाने वाले भोजन का जो घोल होता है छोटी आंत से इस सेलियकल वाल और सिक्कम के माध्यम से बड़ी आंत में जाता है, जहां बड़ी आंत में लाभकारी बैक्टीरिया के साथ मिल जाता है, जिसके बाद यह क्रमाकुचन के परिणाम स्वरूप कई घंटों के दौरान कोलोन्स के 4 क्षेत्रों से होकर गुजरता है। बड़े भोजन के बाद क्रमाकुचन को मजबूती तरंगों से यह प्रक्रिया बहुत ही तेज हो सकती है। इसमें विटामिन का अवशोषण होता है, जो विटामिन को पोषक तत्व के रूप में सोच सकते हैं, जो पाचन तंत्र में अधिक अवशोषित होती हैं, लेकिन बड़ी आंत अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक को विटामिन को एब्जॉर्ब करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम क्लोरेक्टल कैंसर के बारे में। फ्रेंड्स, क्लोरेक्टल कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो बड़ी आंत या रेक्टम में शुरू होता है। ये दोनों अंग आपके पाचन तंत्र के निचले हिस्से में मलाशय बड़ी आंत के अंत में होता है। और इसके लिए स्टेजेस हैं। स्टेज 0 क्लोरेक्टल कैंसर सबसे प्रारंभिक स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज में हो, स्वस्थानी कार्सिनोमा के रूप में भी जाना जाता है। इस चरण में असामान्य कोशिकाएं केवल बड़ी आंत और मलाशय की आंतरिक परत पर होती हैं। फर्स्ट स्टेज कैंसर जो बड़ी आंत और मलाशय के अस्तर या म्यूकोसा में प्रवेश कर गया होता है और मांसपेशी की परत में विकसित हो सकता है। यह पास के लिम्फ नोड या शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलता है। सेकंड स्टेज है कैंसर बड़ी आंत या मलाशय की दीवारों या दीवारों के माध्यम से आसपास के टिश्यूज में फैल गया होता है, लेकिन लिम्फ नोड को इफेक्ट नहीं किया होता है। थर्ड स्टेज में कैंसर लिम्फ नोड में चला गया होता है, लेकिन शरीर के अन्य ऑर्गन्स या अन्य पार्ट्स को नहीं इफेक्ट करता। फोर्थ स्टेज में कैंसर अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे लीवर और लंग्स में भी फैल जाता है। और क्लोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स हैं कब्ज रहना, दस्त, मल के कलर में, टॉयलेट के कलर में चेंजेस आ जाना, संकुचित मल आना, मल टॉयलेट में ब्लड आना, गैस बहुत ज्यादा बनना, पेट में ऐंठन रहना। और पेट में दर्द रहना। थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में थकान बहुत ज्यादा आ जाती है, कमजोरी हो जाती है, वजन कम होने लगता है और ऐसा फील करता है पेशेंट कि उसकी आंतें अच्छे से साफ नहीं हो रही, इंटेस्टाइन्स अच्छे से साफ नहीं हो रही, पीलिया हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, हाथ और पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, सांस की तकलीफ होती है, पुराना सिर दर्द होता है, धुंधली नजर हो जाती है और फ्रैक्चर। फ्रेंड्स, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लोरेक्टल कैंसर। क्लोरेक्टल कैंसर का सबसे आम प्रकार है एडेनोकार्सिनोमा से शुरू होता है। एडिनोकार्सिनोमा के अनुसार अधिकांश क्लोरेक्टल कैंसर के मामलों को बनाता है जब एडिनोकार्सिनोमा के सेल्स के भीतर बनते हैं, जो बड़ी आंत और मलाशय में बलगम बनाते हैं। क्लोरेक्टल कैंसर अन्य प्रकार के ट्यूमर के कारण होता है, जैसे लिम्फोमा, जिसे पहले लिम्फ नोड या कोलोन में बन सकता है, और कार्सिनोइड्स जो आंतों के अंदर हॉर्मोन्स बनाने वाली सेल्स में शुरू होता है। सार्कोमा जो कोलोन्स में मांसपेशियां और कोमल टिश्यूज में बनता है।
और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर जो सौम्य के रूप में शुरू हो सकता है और फिर कैंसर बन सकता है। और कॉजेज ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, कुछ परिवर्तन के कारण कोलोन्स के स्तर में असामान्य सेल्स जमा हो सकते हैं जिससे पोलिपस बन सकता है। ये छोटे सौम्य विकास सर्जरी के माध्यम से इन वृद्धि को दूर करने का एक निवारक उपाय किया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में फ्रेंड्स, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए फ्रेंड्स आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते हैं, फैकल टेस्टिंग करा सकते हैं, फैकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट करा सकते हैं, FIT करा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में रेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। C2H2 L1 worm1 A3 S5 C5 GE C10 D200 और F1 और WEN1 D6 में देना है 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर। फ्रेंड्स आपके सामने मिरेकल रिजल्ट्स होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। इलेक्ट्रो होम्योपैथी वो पावर है। रेक्टल कैंसर के लिए S5 और GE की पिचकारी, ये पिचकारी कराना है। फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स पे था। कल दोबारा फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोबारा फिर मिलते हैं। जय मैटी, जय भारत, जय